87 तक मैंने करा दिए थे, ठीक है। 88 को देखिए, लिखा है पूरे वर्ष का शुद्ध विक्रय 2,50,000 रुपए तथा देनदार 50,000 रुपए है, तो उधार बिक्री का औसत होगा, ठीक है। उधार बिक्री का दैनिक औसत मतलब यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पेमेंट पीरियड। पूछ रहा है क्या है हमारा क्वेश्चन में, जो 88 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है। AVERAGE, एवरेज पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू होता है जितना हमारे पास कलेक्शन हुआ हो, मतलब जितना रिसीव हुआ हो अपॉन में जितनी हमारी उधार बिक्री हुई हो इंटू 365, मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल अपॉन में क्रेडिट सेल इंटू 365। ये होता है फॉर्मूला एवरेज कलेक्शन पीरियड का। होता है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का तो, या फिर जो रिसीव डेटर होते हैं, ठीक है। तो डेटर, डेटर क्या होता है कि डेटर फिर जब हमको पैसा मिलता है तो रिसीव होगा, तो चाहे तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। चाहे उसको लिखिए डेटा लिख दीजिए। तो इसका जो आ जाएगा हमारा 50,000 अपॉन में क्रेडिट सेल दी है हमारी 2,50,000 रुपए की, मल्टीप्लाई किया हमने 365 का, इतना किया। ये 4 जीरो कट गए। 73 डेज आ गया, यहाँ पे आ रहा है 72 डेज। आंसर प्रिंटिंग है, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट देखो आप क्या है, तो 73 डेज, 72 डेज है। अब इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, इन्होंने 365 की जगह मल्टीप्लाई कर दिया है 360 डेज से, जबकि क्वेश्चन में सोच कहा नहीं गया है कि 360 दिन, हम एक साल लेते ना पूरा, तो पूरे वर्ष लिखा है जब यहाँ पे पूरा वर्ष, तो पूरा वर्ष का मतलब होता है एक साल, तो 365 डेज लेने चाहिए था, लेकिन इनका आंसर 360 डेज से आ रहा है। मतलब कि इन्होंने क्या किया है कि 360/5 जो इतना बचेगा काटने के बाद, तो हाँ 72 डेज ऐसे इनका है आंसर, जबकि आना चाहिए 73 डेज। तो ये आंसर इन प्रिंटिंग है, तो इसका आप आंसर डी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये 73 के नियरेस्ट है 72। क्लियर हुआ। 88 में कह रहा था एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में बता रहा था कि 50,000 ऊपर लिखा क्योंककि अमाउंट रिसीवेबल कितना हमको रिसीव हुआ, देनदार जो डेटर्स में 50,000 के हैं, तो 50,000 अपॉन में 2,50,000 उधार बिक्री थी इंटू 365 हो गया। कह रहा तुम्हारा 78 डेज आ गया। अब आगे देखते हैं 88 की बात। 89 देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है यदि वस्तु विक्रय लागत 1,20,000 है तथा सकल हानि दर विक्रय पर 1/4 है, तो विक्रय की राशि क्या होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पहले तो, ये देखिए सकल हानि दर विक्रय पर 1/4 है, तो माना सेल्स कितनी होगी, विक्रय सेल्स अगर हम 100 मान ले, तो जो लॉस होगा, लॉस 1/4 कह रहा है 100 का, तो मतलब 25 रुपए का हमारा लॉस बता रहा है। आगे कह रहा है किसी वस्तु की लागत हमारी दी है 1,20,000, 1,20,000 हमारी वस्तु की लागत दी है, तो अगर इसकी टोटल कॉस्ट देखें कितनी होगी, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी सेल्स प्लस लॉस, तो मतलब कॉस्ट इसकी 125 होगी, जो एक्चुअल कॉस्ट है अगर इसके हिसाब से जो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अब आप ये सोचो, 125 रुपए कॉस्ट के लिए हमारी जो वस्तु थी उसकी कॉस्ट थी 1,20,000 रुपए थी, तो 1 रुपए के लिए, तो 1,20,000 अपॉन में आ गया 125। तो 100 रुपए के लिए, तो 100 रुपए के लिए इसे काट दीजिए। 24,000, 96,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो वस्तु की कॉस्ट हमारी दी है 1,20,000 रुपए दी है,
जो ग्रॉस लॉस दिया है हमारा वो सेल का 1/4 है, तो हमने सेल मानी 100 की है तो लॉस 25 का हो गया, तो टोटल कॉस्ट हमारी हुई 125। क्योंकि देखो जो बिक्री और 100 रुपए पे हमको 20-25 रुपए का अगर लॉस हो रहा है तो वो चीज बनी होगी 125 में। अब जब 125 में बनी और दिया है यहाँ पे वस्तु की जो लागत है दी 1,20,000, तो एक के लिए आ गई हमारी, डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी 100 से। नहीं डिस्कस करते हैं यहाँ की 1,20,000 ये करते थे कि 100 रुपए के लिए, जब 1 रुपए के लिए हो गया फिर 100 रुपए के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, उसका आ गया हमारा ये आंसर 96,000। डी आंसर हो गया। आगे फिर दिया है 90 में, जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000 रुपए, अंतिम स्टॉक 60,000 रुपए, विक्रय की लागत 2,20,000 रुपए, तो स्टॉक आवर्त अनुपात क्या है? ठीक, स्टॉक आवर्त अनुपात 90 में बता रहा है। तो स्टॉक आवर्त अनुपात का मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक कंपनी कितना टर्नओवर कर रही है। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ तो इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है, जो फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेचे हुए माल की लागत होती है, अपॉन में एवरेज स्टॉक होता है। एवरेज का मतलब आपको पता ही क्या होता है कि जितना दिया उसमें बटे 2 कर दो, एवरेज निकाल आता है। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक एवरेज स्टॉक को हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग हमारा दिया है 50,000 प्लस क्लोजिंग दिया है 60,000 अपॉन 2। तो इसका मतलब हो गया हमारा 1,10,000 बटे 2, तो 55,000 रुपये आ गया ये हमारा हो गया एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमारा ये आ गया 55,000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है? 2,20,000 रुपए दिया है बेचे गए माल की लागत। देखिए एवरेज स्टॉक हमारा आ गया 55,000 रुपए कर दिया, ठीक है। तो होता क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये पहले तो 3 जीरो से जीरो काट देते हैं, तो ये बचा 220 अपॉन में 55 बचा। ये 11 फिर 5 बार जाएगा, ये 2 11 बाई 2 जीरो जाएगा, तो जाएगा 4 आएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक। सीओजीएस मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो एवरेज स्टॉक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो हमारा 50,000 प्लस 60,000 अपॉन 2 इस तरीके से निकाला है हमारा एवरेज स्टॉक। बेचे गए माल की लागत दी है, विक्रय की लागत दी है 2,20,000 रुपए, तो ऊपर रखा, नीचे ये रखा 55,000, काटा तो आ गया हमारा 4 टाइम्स, 4 गुना आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 91 देखिए, लिखा है कीन्स के अनुसार विनियोग का अर्थ होता है। तो कीन्स ने दिया था हमारा अल्प रोजगार सिद्धांत। इन्होंने बुक लिखी थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में लिखी थी बुक। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये लिखी थी हमारी, कीन्स ने लिखी थी। तो कीन्स ने अल्प रोजगार सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार था कि अगर कभी बिजनेस में रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करेगी, नया इन पैसा लगाएगी मार्केट में, तो फिर क्या होगा कि नए नए बिजनेस खुलेंगे। नए नए जब बिजनेस खुलेंगे तो ऐसी कंडीशन में दोबारा से इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इसलिए नए कारखानों की स्थापना करना इसमें कंपलसरी होता है। तो 91 का हो जाएगा डी। 92 में दिया है निम्नलिखित में से समीकरण सही है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 92 का हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। और 93 में लिखा हुआ है फिर आगे, भारत में आर्थिक उदारता का प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ होने की ये रीजन दिए हैं, देखो लाइसेंस नीति देने की जो नीति थी उसको
उसमें चेंजमेंट कर दिए गए थे, बहुत आसान कर दिया गया था। तो सही है, 1991 में हुआ था एलपीजी रिफॉर्म। आगे फिर दिया है इसमें कि विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए प्रक्रिया अनुसार अड़चनों को दूर कर दिया गया था। हाँ, बिल्कुल दूर किया गया था। आयात करों की दरों में महत्वपूर्ण कमी की गई थी, इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी गई थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी गई थी। तो 93 का डी ऑप्शन जो राइट है। 94 में लिखा हुआ है अल्प पूंजीकरण का निवारण किया जाता है। तो अल्प पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण को हम लोग बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन है, आपके पास पैसा कम है तो आप उसको का निवारण कैसे करोगे? तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ऋण पत्रों को पेमेंट करोगे। बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। पूर्वाधिकार अंशों को, ये भी गलत है। तो देखो, बोनस का भी इशू किया था, बोनस इशू किया था, फिर आप इशू करते हो मार्केट में, ठीक है। इशू करने के बाद आपको अगर इशू किया आपने, वो प्रीमियम पर इशू हुए, ठीक है, आपको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से आप फुली पेड आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। तो जब आपने शेयर इशू किए होंगे, इसलिए तो 94 का इसमें ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है अल्प पूंजीकरण। अल्प, जब पूंजी कम हो तो उसको आप लोग कैसे दूर कर सकते हो? तो ऐसे दूर कर सकते हो, नए शेयर इशू करोगे। जब नए करोगे तो बोनस शेयर, आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो आप बोनस शेयर उसको इशू कर रहे हो। तो आंसर इतना घुमा के दे दिया है इसको, तो 94 का ए होगा। 95 में लिखा है धन को अपने पास रखने की अवसर लागत का निर्धारण होता है। तो अवसर लागत मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग थर्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। थर्ड कॉस्ट क्या होता है कि अगर मानिए आप कहीं पे गए हो बैंक में, बैंक में आपको कहीं मिल रहा है 2% इंटरेस्ट, कहीं मिल रहा है 3 आपको, और कहीं मिल रहा है आपको 5%, तो आपको जहां बेटर मिलेगा आप वहीं पर जाओगे। उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लिखा है धन को अगर अपने पास रखने की अवसर लागत का निर्धारण होता है, छूट से तो बिल्कुल नहीं होता है, सकल घरेलू उत्पाद से नहीं होता है, मुद्रास्फीति से नहीं होता है, ये होता है ब्याज दर से। 95 का सी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्यों होता है? 95 एकदम क्लियर। अब आगे देखते हैं 96 में लिखा है आगे, कर निर्धारण से के ठीक पहले वाले वर्ष के बारे में बता रहा है कि कर निर्धारण के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं? तो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर। जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर की जब बात करता है, ठीक है, तो असेसमेंट ईयर होता है हमारा जिस साल हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं, उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर होता है जिस साल का हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। मतलब मानिए कि जैसे कहा गया है कि हम लोग 2012 का टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये प्रीवियस ईयर हो गया, और पे कर रहे हैं 2013 में, तो 2013 हमारा असेसमेंट ईयर हो गया। अब आगे दिया है इसमें 97 में लिखा है यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ का प्रतिशत होगा। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, तो हमें पता नहीं है कितना विक्रय मूल्य है, तो मानते हैं हम लोग सेल्स है हमारी 100 रुपए की है, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 25 का। तो हमारी एक्चुअल उसकी कॉस्ट क्या होगी उस सामान की? तो कॉस्ट होगी उसकी, मानिए 75 होगी कॉस्ट। अब कहा गया है कि जो लागत पर प्रतिशत को लागत पर लाभ बताना है प्रतिशत में। सेल हमारी 100 हो गई, प्रॉफिट हमारा 25 हो गया, कॉस्ट हमारी 75 होगी। चलो करते हैं। तो हमारा पूछ क्या रहा है? लाभ बताना है, प्रॉफिट बताना है लागत पे। तो लागत हमारी 75 रुपए है, 75 रुपए लागत पे, लाभ हमारा 25 रुपए है, तो 1 रुपए पे, तो 25/75 हुआ। तो 100 रुपए विक्रय मूल्य पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 25 3 बार जाएगा, ये आएगा 33.33 आ रहा है क्या? हाँ, तो ये आ जाएगा आंसर 33 से 1/3। क्लियर हुआ? बड़ा आसान क्वेश्चन था। जब सेल हमने 100 मान ली, तो प्रॉफिट अपने आप 25% मतलब 25 हो गया। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इक्वल टू होता है सेल्स में अगर प्रॉफिट घटा दोगे तो हमारी कॉस्ट निकल आएगी, और लॉस में हम लोग लॉस जोड़ देते हैं और प्रॉफिट हम लोग माइनस करते हैं। तो हमारा 75 आ गई हमारी कॉस्ट। 75 रुपए कॉस्ट के लिए हमारी दिया है, प्रॉफिट हमारा 25 रुपए, क्योंकि यहाँ दिया लागत पर लाभ, तो लागत ये रखी है, लाभ ये।
₹75 लागत पे 25 रुपए लाओ तो ₹1 पे, 25/75 तो ₹100 पे, मल्टीप्लाई 100 का हो गया, तो आ गया हमारा 33, 1/3 या 33.33। आगे लिखा है 98 में, फे का बाजार नियम कहता है, तो फे का बाजार नियम कहता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। 98 का बी। आगे पे लिखा है यदि औसत लागत गिर रहा हो तो क्या होगा। जब एवरेज कॉस्ट गिरती है तो ये बताना मुश्किल होता है कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है या फिर गिर रही है, क्योंकि इस तरीके से आप समझो, यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन की बात नहीं की है कि जब एवरेज घटेगा, या यूटिलिटी की बात नहीं की है कि जब हमारी एवरेज यूटिलिटी घटेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी घटेगी। यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहा है। तो उसमें देखिए, इस तरीके का कुछ फिगर बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये एवरेज कॉस्ट होती है, ये हमारी होती है मार्जिनल कॉस्ट, उसके ऊपर होती है, नीचे गिरती है तो मार्जिनल पहले गिरती है। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा ये मूल बिंदु हो गया, ये कॉस्ट हो गई इधर, यहाँ पे क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब आप ये सोचो जरा कि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि औसत लागत गिर रही है, तो यहाँ कौन सा पॉइंट नहीं बताया कि यहाँ पे गिर रही है। हाँ, ये नहीं कहा गया है कि जो औसत लागत गिर रही है वो गिर कहाँ रही है, यहाँ पर गिर रही है या यहाँ पर गिर रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे दोनों टच कर रही हैं तो बराबर होंगी। अगर इसके बाद भी है कि देखो यहाँ पे गिर रही है एवरेज कॉस्ट, तो फिर ये मार्जिनल कॉस्ट उससे कम होगी। इससे ऊपर अगर जा रही है तो ऊपर चली आएगी, तो कुछ कहा नहीं गया, तो ये कहना संभव असंभव है कि सीमांत लागत बढ़ रही है या घट रही है। तो 99 का डी आंसर हो जाएगा। तो 99 क्लियर हुआ। अब 100 में लिखा हुआ है यदि बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती है, चालू दायित्व। इतना क्लियर हो गया। 101 देख लीजिए, ये तो और आसान है। यहाँ पे लिखा है भूमि एवं भवन है, 28,80,000 रुपए का है, और उसके बाद लिखा है इसको खरीदने के लिए 100 रुपए वाले 4% छूट पर ऋण पत्र इशू किए गए। बहुत आसान है, 28,80,000, 4% छूट पे किए गए इशू, तो मतलब 96 पे किए गए, इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 28,80,000 को 96 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30,000। सीधा सीधा आंसर है। 102 नंबर में लिखा हुआ है निम्न में से कौन आर्थिक सूचकांक है। तो आर्थिक सूचकांक की बात कर रहा है यहाँ पर। तो लिखा विषमता, स्पेनिश नहीं, माध्यिका नहीं, बहुलक नहीं, सूचकांक संख्या हमारा आर्थिक सूचकांक के अंदर आता है। आगे लिखा है 103 में निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति है। तो स्थायी संपत्ति है मतलब हमारा कौन सा, फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी गुडविल होती है, गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट्स होगी। और बाकी बैंक सेफ नहीं होता है। जो छोटे औजार होते हैं, छोटे औजार हम लोग फिक्स्ड नहीं मानते हैं, वो वेरिएबल एक तरीके से होते हैं, लूज टूल्स। गुड्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये भी नहीं होता है, स्टॉक स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये भी नहीं होता है, बचा हमारा गुडविल ही होगा। 104 में लिखा है मूल्य वृद्धि के समय स्कंद मूल्यांकन के किस तरीके के अंतर्गत चालू संपत्तियों का निचले मूल्य पर मूल्यांकन होगा। तो आप ये याद रखो, एक होता है फीफो, एक होता है लीफो। एक होता है फीफो जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एक होता है लीफो जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है उसका एग्जांपल हो जाएगा मिल्क। लास्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जांपल होगा विंटर क्लॉथ, ठीक है। तो विंटर क्लॉथ हो जाएगा। तो जो हमारा विंटर क्लॉथ होते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, जो कोई सेलर है वो नवंबर में सर्दी वाले कपड़े खरीदेगा, उनको जनवरी में बेचेगा। तो अगर ₹100 का कोई स्वेटर खरीदा है फिर 300 में बेच रहा है,
करंट में मार्केट प्राइस पे बेचता है, करंट मार्केट प्राइस पे बेचेगा तो वो हाई महंगा बिकेगा। और जब दूध की बात करते हैं तो दूध में प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि वो जैसे ही आता है उसी दिन आपको उसको वापस कस्टमर को बेचना पड़ता है, वरना अगले दिन तक खराब हो जाएगा। तो ये हमारा चलता किस पे, इस पे प्रॉफिट कम होता है, इसमें हाई प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कुल की मूल वृद्धि के समय जब प्राइस बढ़ाया गया उस टाइम स्टॉक की बात कर रहा है कि किस तरीके के अंदर उनको चालू संपत्तियों का निचले मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा वो हो जाएगा लीफो। 104 नंबर। क्लियर। आगे पे लिखा है 105 में, शीघ्र अनुपात, क्विक रेशियो दिया है 1:2। क्विक रेशियो दिया है हमारा 1.5:1 दिया गया है क्विक रेशियो। आगे दिया है क्विक एसेट्स दिए 30,000 और क्विक लायबिलिटी पूछा है। तो क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स अपॉन में क्विक लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो हमारा कितना दिया है, 1.5/1 का ये रेशियो दिया है। क्विक एसेट्स दी है 30,000 रुपए की। क्विक लायबिलिटी दी है हमारी, कुछ नहीं दी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दें क्विक लायबिलिटी। ठीक है। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे? क्विक लायबिलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30,000 बटे 1.5 होगा, पॉइंट हटाइए तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। 20,000 कहीं आ रहा है, ये आ गया। तो इसकी क्विक लायबिलिटी हो जाएगी 20,000 रुपए। क्लियर। 105 नंबर। 106 नंबर में देखिए लिखा है, भारत में ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो शिक्षा को हम लोग सम्मिलित करते हैं, हम हर जगह पे स्कूल होते हैं। परिवहन जो रोडवेज वाले जो होते हैं, बस ट्रक, ये हर जगह मिल जाते हैं आपको। एनर्जी लाइट आपको मिलती है, लेकिन इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है, तो ये आपको सुविधाओं में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। फिर आगे लिखा है, यदि नीली जीन्स के मूल्य में वृद्धि के कारण टेनिस के जूतों की डिमांड में वृद्धि हो जाती है, तो नीली जीन्स और टेनिस के जूतों किस प्रकार की वस्तुएं हैं? बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आज मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड ये इतने अच्छे से तैयार करा दूंगा कि आपने पूरी लाइफ ही नहीं भूलोगे। ये कम्प्लीमेंट्री है और ये है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री को हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तुएं, इसको बोलते हैं स्थानापन्न। अब देखो जरा, आप सब्स्टिट्यूट, तो सब से लग रहा है, सबसे वजह से होता है, यहाँ पे ऐड होता है, तो कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, तो प्लस कर दो। कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन कर रहे हैं तो निगेटिव हुआ, इसे निगेटिव कर दो। तो अब देखो यहाँ पे लिखा था सब्स्टिट्यूट, सब्स, सब्स मतलब ऐड किया है, तो ऐड और टी जब हम लोग लिखते हैं तो टी ऐसे लिखते हैं। तो टी भी देखा जाए, कई बार लोग कई ऐसे टी बनाते हैं, कई लोग ऐसे टी बनाते हैं, तो बात तो एक ही है ना। अगर ये प्लस वाले सिंबल को टी के रूप में देखें तो टी और कॉफी इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स की, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे अब अपने आप एग्जाम्पल हो जाएगा पेन और रिफिल का। इतना क्लियर हुआ, तो कितना आसान था। सब्स्टिट्यूट, सब्स मतलब ऐड, तो प्लस होता है, प्लस वैसे टी होती है, टी कॉफी एग्जाम्पल हो गया। अब कंप्लीमेंट्री मतलब कंप्लेन करते हैं, तो पेन और रिफिल। अब इसका क्या है, देखो अगर इसमें कहते हैं कि अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे का प्राइस भी बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर हमारा कॉफी की अगर हमारे प्राइस बढ़ा हुआ है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर हम कह दें, अगर चाय महंगी हो गई है, ठीक है, तो चाय का प्राइस बढ़ गया है तो लोग चाय कम कर देंगे और किसकी डिमांड बढ़ा देंगे, कॉफी लोग ज्यादा पीने लगेंगे। तो इनके बीच में दोनों चीजें ऊपर जा रही, तो प्लस रिलेशन इसलिए प्लस था। अब पेन रिफिल में क्या होता है कि अगर पेन का प्राइस ज्यादा होता है तो लोग रिफिल की डिमांड कम कर देंगे।
कम हो गया, तो इनके बीच में देखो ऊपर नीचे आ रहा है, तो निगेटिव हो गया रिलेशन। अब यहाँ पे कहा गया है कि यदि नीली जीन्स के मूल्य में वृद्धि के कारण प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, उसकी मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है प्राइस बढ़ रहा है, उसकी मांग बढ़ रही है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। मतलब कि कंप्लीमेंट्री तो होएगा नहीं, अब कौन सा बचा उसका, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर की में ए दिया हुआ है लेकिन वो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर डी होगा। अब आप बताइए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि स्थानापन्न वस्तुएं कैसे हुआ, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है दूसरी चीज की, इसलिए। आगे आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में। ये 108 नंबर क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझाऊंगा आपको। पहला तरीका है, मैं क्लोजिंग स्टॉक ले रहा हूं पहले, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया है 38,000, इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे ड्राइंग को। ड्राइंग हमारी दी है 6,000 रुपए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में ड्राइंग ऐड होती है, ओपनिंग स्टॉक में माइनस हो जाती है, तो ये हो गया 44,000। अब इसमें इन्वेस्ट किया है कुछ, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस कितना किया, 2,000 रुपए अलग से लगाई थी कैपिटल, तो अब बचा 42,000 रुपए। अब ओपनिंग स्टॉक हम लोग माइनस कर देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया है कितना, 38,000, 39,000 दिया है, तो हमारा कितना आया, नेट इनकम आई हमारे पास 3,000 की। ये क्लियर हुआ, ऐसे कर लीजिए। या तो अगर हम ओपनिंग स्टॉक रखें, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया है 39,000, इसमें हम लोग माइनस करेंगे ड्राइंग को, कितनी, 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो बचेगा 33,000। इस 33,000 में हम लोग इन्वेस्टेड कैपिटल को हम लोग ऐड कर देंगे, इन्वेस्टेड कैपिटल जो आती है हमारी इन्वेस्टमेंट, उसको हमने ऐड कर दिया, तो आ गया 35,000। अब इस 35,000 में हम लोग जब माइनस करेंगे, ठीक है, अब देखो हमारी ओपनिंग का आ गया 35,000, क्लोजिंग का दिया था हमारा, क्लोजिंग कैपिटल दी थी 38,000। अब जब हम लोग निकालते हैं, इनकम इक्वल टू रहता है क्लोजिंग माइनस का ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस का ओपनिंग, तो 38,000 में 35,000 बचे जाएगा, तो बचेगा 3,000। 3,000 आ गई हमारी नेट इनकम, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से भी निकल आया और इस ऐसे भी निकल आया, तो आंसर आया हमारा 3,000। क्लियर, 108 नंबर। आगे 109 नंबर में लिखा है, ये तो और आसान है। एक कंपनी ने प्रपत्र जारी करके 2,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, 3,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 2,400 अंशों के आवेदन पत्रों का समानुपात अंशों में आवंटन कर दिया गया। यदि श्री रमेश को 40 अंश आवंटित किए गए, तो उसे कितने अंशों के लिए आवेदन लिया होगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन गए जिसमें दिया हो कि एक पर्सन है, उसको इतने मिले, उसने कितने के लिए एप्लीकेशन दिया पे अलॉटमेंट थी, तो अब ऐसे में हमें करना होगा कि फाइंड आउट की नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने के लिए अलॉट हुए थे, तो अलॉट हुए एक को 40, तो शेयर अलॉट बाई पर्सन, जिस पर्सन को हुए उसका नाम हो जाएगा, उसको शेयर आ जाएंगे कितने अलॉट हुए, मल्टीप्लाई, यहाँ एप्लीकेशन लिखा है तो यहाँ पे उल्टा उसका हो जाएगा अलॉटमेंट, टोटल कितना अलॉट हुआ, टोटल अलॉटमेंट आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल एप्लीकेशन इनवाइटेड, कितनी एप्लीकेशन इनवाइट की गई, ना कि कितने के लिए एप्लीकेशन आई। तो देखो एप्लीकेशन जो था, शेयर अलॉट किए गए थे, एक पर्सन को 40 शेयर अलॉट किए गए थे, टोटल अलॉटमेंट हुए कितने, 2,400 अंशों के लिए हुआ है, तो 24 के लिए अलॉटमेंट हुआ है टोटल, अपॉन में टोटल एप्लीकेशन इनवाइट कितने के लिए की गई थी, तो 2,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, तो अपॉन में 2,000 हो जाएगा, इसे काटिए, जी कट गया।
तो ये कितना आ गया 96/2, मतलब 48 शेयर्स आ गए। एक पर्सन था जिसने 48 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की, तो उसे कितना अलॉट हुआ है? उसे अलॉट हुए हैं 40 शेयर्स, तो 48 आ जाएगा आंसर। 109 का 48। क्लियर? बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ बात कर रहा था कि हमने एप्लीकेशन याद करनी थी। अब अगर अलॉटमेंट याद करना होता, कुछ नहीं, अलॉटमेंट याद करना होता तो यहाँ एप्लीकेशन दिया होता, और यहाँ अलॉटमेंट अगर होता तो उल्टा यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा। जब यहाँ एप्लीकेशन था तो यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ। अगर यहाँ पे अगर अलॉटमेंट होता तो यहाँ पे ये जो दिया है टोटल एप्लीकेशन एंड वाइट, ये ऊपर रहता और ये वाला नीचे आया था। वही करना होता है। क्लियर? आगे दिया 110 में, प्रबंध द्वारा नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित के बिना संभव नहीं है। तो जो कंट्रोल का कार्य होता है वो बिना प्लानिंग के संभव नहीं है। तो 110 का ये हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग में कंट्रोल इंक्लूड होता है। 111 में लिखा है एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च। देखो, कॉपीराइट की बात करता है या फिर ट्रेडमार्क पेटेंट की बात करता है, ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो पूंजीगत व्यय हो जाएगा। आगे लिखा है 112 नंबर में, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु, तो अति वरिष्ठ होता है जिसकी आयु 80 साल से ऊपर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग अति वरिष्ठ, और वरिष्ठ होता है 60 साल वाला। 113 में लिखा है कर्मचारी की शिक्षा तथा गुणों के आधार पर वहीकरण को हम लोग बोलते हैं द्विमुखी वहीकरण, क्योंकि दो हैं इसमें, एक शिक्षा गुण दिखा रहा है, एक गुण दिखा रहा है, दो चीजें दिखा रहा है, तो इसलिए दुई हो गया। तीन दिखाता तो फिर बहु होता, तो द्विमुखी वर्गीकरण ये ऑप्शन है। आगे 114 में दिया हुआ है, यदि विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 है और सकल हानि 1/4 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जरा आप ये सोचो, कह रहा है सकल हानि विक्रय मूल्य का 1/4 है, तो माना सेल्स कितना है हमारा 100 रुपए है, तो लॉस कितना हो जाएगा 1/4, मतलब कि लॉस 25 रुपए हो जाएगा। तो उसकी कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट आई है जब सेल्स प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट होती है तो 125, या फिर सेल्स में प्रॉफिट घटा दोगे तो आ जाएगी कॉस्ट। तो 125 रुपए उसकी कॉस्ट बता रहा है। अब 125 रुपए कॉस्ट के लिए उसकी असली लागत आई है 1,20,000 रुपए, तो 1 रुपए के लिए कितनी आएगी 1,20,000 बटे 125, तो 100 रुपए के लिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, काटिए, तो कितने बार जाएगा? ये जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/5। बताइए क्या इसका आंसर आएगा? राइट है, आप सभी का आंसर 96,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ। सेल्स हमारी 100 हमने मान ली, क्योंकि कह रहा है कि हानि का 1/4, हम सॉरी विक्रय मूल्य का 1/4 हानि है, तो तो विक्रय मूल्य ने 100 माना तो हानि 25 रुपए आ गई, तो कुल कॉस्ट आई 125 रुपए। 125 रुपए माल के लिए अगर लागत हमारी 1,20,000 रुपए है, क्योंकि यदि ये मशीन की लागत, तो 1 रुपए के लिए तो 1,20,000 बटे 125 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 रुपए के लिए कर दिया तो 100 का मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से आंसर आ गया। अब आगे देखिए आगे दिया 115 में दिया है हमारा, व्यवसायिक उद्देश्य की समुचित परिभाषा को क्या कहते हैं? व्यवसायिक उद्देश्य की समुचित परिभाषा को बोलते हैं नए ग्राहकों का सृजन। अधिकतम लाभ कमाना नहीं होगा, ये नहीं, समुचित की बात कर रहा है। फर्म की संपत्ति में वृद्धि, ये भी नहीं है, समाज सेवा भी नहीं। पहले नए ग्राहक जोड़ लो तो फिर समुचित, थोड़ा सा फिर डेफिनेशन आ जाएगी बिजनेस की कि नए नए कस्टमर जोड़ना। तो इसका आंसर ई है। आगे लिखा हुआ है 116 में, व्यक्ति करदाता की दफा में अधिभार तभी लगाया जाएगा जब उसकी आय होगी 50 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें 1 लाख दिया, 10 लाख दिया, 1 करोड़, तो एक भी आंसर नहीं, इसका डी आंसर हो जाएगा। 50 लाख होनी चाहिए थी, डी आंसर। 117 में लिखा है, यदि सरकारी व्यय 700 बढ़ा दिया जाए तथा कर भी 700 रुपए बढ़ा दिया जाए तो आय का संतुलन होगा। नेट
इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा बता रहा है कि 700 रुपये बढ़ा रहा है, कर भी 700 रुपये बढ़ा रहा है, तो 700 रुपये बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट सरकारी व्यय को भी बढ़ा रहा है 700 रुपये, मतलब सरकार छूट भी दे रही है 700 की। 700 माइनस 700 तो जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सी आंसर। 118 में लिखा है प्रबंध के विस्तार का अर्थ है। तो प्रबंध के विस्तार का अर्थ है एक प्रबंधक सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है। डी आंसर हो जाएगा। 119 में लिखा है अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को पुनः निर्गमित करने के बाद शेष बची हुई धनराशि कहाँ पर हस्तांतरित करते हैं। तो जो शेयर फॉरफीचर होते हैं, फॉरफीचर मतलब इनको हरण किया गया, हरण करने के बाद अब जब उसे दोबारा रीइशू करते हैं तो हम लोग जो भी बैलेंस बचता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं, पूंजी संचय में। 120 में लिखा है व्यक्तियों का विकास का निर्देशांक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब व्यक्ति का विकास हुआ, तो सी आंसर हो जाएगा, HDI इसका शॉर्टकट नाम है। 121 में लिखा है रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो रूढ़िवादिता में करते हैं या तो लागत प्राइस और बाजार मूल्य, उनमें से जो भी कम होता है उस पर हम लोग करते हैं। कॉस्ट प्राइस पे सिर्फ हम लोग कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग इस पे करते हैं बाजार मूल्य और लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो भी कम हो उन दोनों पे कर देते हैं। 122 नंबर में लिखा है एक मुक्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय वाई है, ठीक। वाई इक्वल टू बता रहा है क्या है, नेशनल इनकम इक्वल टू CIGXM, जहां पे सी हमारा टोटल कंजम्पशन है, ठीक। कंजम्पशन में हमारा बाकी पे दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट जो हमारा है आई, ठीक है। प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको भी ठीक है। प्लस में इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये जो होता है हमारा, ये फ्री मार्केट के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कि जब बात करता है ये ओपन मार्केट की बात करेगा, तो ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट का ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, जहां पे होता है C+I+G प्लस में इंपोर्ट माइनस का एक्सपोर्ट, एक्स माइनस का एम, सॉरी एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट। तो सी मतलब होता है हमारा जो भी हमारा उपभोग या कंजम्पशन किया, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में एक्स माइनस एम, एक्स को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट और एम को बोलते हैं इंपोर्ट। तो जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसमें से इंपोर्ट घटाए थे तो हमारा नेशनल इनकम आया था इन तक को जोड़ने पे, कि राष्ट्रीय क्या आय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। आगे फिर दिया हुआ है इसमें सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां पे ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, दत्तांश व स्थिर लागत समान हो। दत्तांश व स्थिर लागत समान हो तो दत्तांश का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिनल, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल है, भी सही है। जहां पे कुल रेवेन्यू और कुल कॉस्ट बराबर हो, ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 124 में दिया है कि जब रोकड़ 10,000 रुपए है, स्टॉक 25,000 है, विनियोग 5,000 रुपए, लेनदार 22,000 है, बैंक अधिविकर 60,000 है, तो करंट चालू अनुपात बताना है। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स दी हमारी 10,000 रुपए, प्लस में स्टॉक दिया है हमारा 25,000 रुपए, प्लस इन्वेस्टमेंट भी हमारा करंट एसेट्स में आ जाएगा 5,000, अपॉन में करंट लायबिलिटी दी है 22,000 रुपए, प्लस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 8,000 रुपए। इसे काटेंगे पीटेंगे तो आएगा आंसर 40,000 अपॉन में 30,000, मतलब 4/3, 4 4/3 आ गया, 124 का सी आंसर। आगे 125 में लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद रखिए, मीन माइनस का मोड, पहले मीन में मोड घटेगा, इसका क्या आएगा 3
मीन माइनस का मीडियन, तो मीन माइनस का मीडियन तो माध्यिका हो जाएगा इसका आंसर। मीन माइनस का मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस का मीडियन, याद रहेगा तो 125। ये हमारा पीजीटी कॉमर्स के सारे सेट सॉल्व कर दिए हैं। अब अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम लिंक पे जो जाएगी उसमें आप लोग आंसर दे दीजिएगा। तो ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत ही एग्जैक्ट एकदम सही आंसर्स हैं, ठीक है। आंसर की मैं 2-3 क्वेश्चंस गलत दिए हैं, लेकिन मैंने जो कराए हैं वो एकदम सही हैं। इनको आप पढ़िए। थैंक यू।